नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे और हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। अभी इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके तहत क्या-क्या फैक्ट्स उभर कर के आते हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बेसिक्स जानेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले समझते हैं कि जब किसी भी देश के बीच में एफटीए नहीं होता है, जब एफटीए नहीं होगा, यानी कि विदाउट एफटीए, तो क्या होगा? जैसे मान लो कि भारत में एक मोबाइल फोन है। भारत एक मोबाइल फोन यूके से 10,000 रुपए में खरीदना चाहता है, यानी कि भारत आयात कर रहा है। तो भारत सरकार उस पर 30% का क्या लगाती है? आयात शुल्क, या इसको टैरिफ भी बोल सकते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो ग्राहक को कितना रुपए का फोन पड़ेगा? 10,000 रुपए की तो वो कॉस्ट ही है। 10,000 रुपए की तो उसकी कॉस्ट है। और इसी के साथ अगर हम इस पे 30% का क्या लगेगा? आयात शुल्क। यानी कि जब हम 10,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो, तो ये आ जाएगा 3,000, राइट। ये हमारे पास इसका हो जाएगा आयात शुल्क 3,000, यानी कि 13,000 रुपये। ये हमारा पूरा मोबाइल फोन की कीमत ये पड़ेगी 13,000 रुपये की। 13,000 रुपये का मोबाइल पड़ेगा विदाउट विदाउट एफटीए। ठीक है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि जब एफटीए लागू हो जाता है तब क्या होता है। ओके, तो चलो देखिए। एफटीए के बाद, यानी कि आफ्टर एफटीए, भारत और यूके के बीच एफटीए हो जाता है और इस मोबाइल फोन पर टैक्स घटा करके 5% कर दिया जाता है। यानी कि पहले 30% था, अब उसको कितना कर दिया एफटीए के बाद? 5% कर दिया। तो अब ग्राहक को वो फोन कितने का पड़ेगा? अब इसका भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या कैलकुलेशन होगा। 10,000 की तो उसकी कॉस्ट है, और साथ में उस 10,000 पे हमें कितने आयात शुल्क 5% का, तो हम देखना चाहेंगे कितना होगा। ये 500 रुपये हो जाएगा, यानी कि 10,000 प्लस 500, तो टोटल कितना हो गया? 10,500। मतलब मोबाइल की कॉस्ट कितने की पड़ेगी? 10,500 की। जबकि विदाउट एफटीए वो कितने का पड़ रहा है? 13,000 रुपये का। तो सोच के बताइए कि कौन खरीदना चाहेगा? इस ऑप्शन को अपनाना चाहेंगे या इस ऑप्शन को? मुझे लगता है कि वो बी ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो सस्ता है। और जब चीज़ सस्ती होगी और वही प्रोडक्ट जब सस्ता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा जो यूके का जो निर्यात है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यूके का निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ेगा तो उनकी उनकी फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी। इससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे उनकी जो लेबर, जो उनकी सैलरी होती है, वेतन होता है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। सेम कंडीशन भारत पे भी लागू होगी। भारत में भी ऐसा ही होगा। जो बात हमने यूके के रिलेटेड ये बातें करी हैं, सेम बातें भारत के लिए भी लागू होती है। ठीक है। तो और हम इसको आगे देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, एक आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एफटीए क्या होता है। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हाल ही में सहमति बन गई है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं हुआ है। आगामी 3 माह में दोनों देश इस एफटीए पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौता दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था और छठी बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के बीच व्यापार के लिए नए मापदंड स्थापित करेगा। ये एक अच्छा फैक्ट है। मतलब जब भी इससे रिलेटेड कोई पूछा जाता है तो हम इस बात को नोट कर सकते हैं कि जो एफटीए हुआ है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो भारत है, और छठी बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन,
है उनके बीच में ये व्यापार हुआ है। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच 2030 तक जो व्यापार है वो दोगुना कर मतलब 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, यानी कि अभी जितना है ना उससे डबल हो जाएगा। इस एफटीए से ब्रिटेन के बाजार में इस एफटीए से ब्रिटेन के बाजार में भारत को करीब 99% उत्पादों पर शुल्क टैरिफ का लाभ मिलेगा। इस बात को समझता है, यानी कि इस शुल्क का फायदा क्या है। भारत के जितने भी 99 प्रोडक्ट्स है ना जो यूके में बिकते हैं, उनकी जो कीमत होगी उनकी जो कीमत होगी 99% जितने भी प्रोडक्ट है इंडिया के, वो यूके में जाके बिकेंगे, लेकिन ये बहुत सस्ते होंगे, यानी कि लो कॉस्ट के होंगे। तो इनको ज्यादा खरीदारी होगी यूके के कंट्री में, वहाँ की पॉपुलेशन जितना भी खरीदेगी तो सस्ता खरीदेगी, तो उससे उनको लाभ होगा, तो हमारा यहाँ का निर्यात बढ़ेगा। दूसरी बात, भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटेन में पहुंच सुगम होने के साथ, देखो पहुंच सुगम कब नहीं होती है, जब वो चीज़ महंगी होती है, लेकिन जब चीज़ सस्ती हो जाएगी तो पहुंच भी क्या हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। और ये किससे हो सकता है, सिर्फ एफटीए से ही हो सकता है। अन्य देशों के उत्पादों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, मान लो कि यूके है ना, वो चाइना से भी प्रोडक्ट मंगाता है, वो चाइना से भी प्रोडक्ट मंगाता है। तो हमें पता है चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना वो बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से जब दोनों का प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट मान लो कि यूके में आ रहा है, इंडिया से चाइना से भी आ रहा है और इंडिया से भी आ रहा है, तो क्या होगा, कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा, चाइना वाला। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, इसकी वजह से वो यूके में ज्यादा बिकेगा। अब इंडिया अगर प्रोडक्शन अपनी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ोतरी करता है या यूके से कोई टेक्नोलॉजी लेता है तो वो भी सस्ती पड़ेगी, और उस टेक्नोलॉजी से कोई प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम होगी, और साथ में जो एफटी है उसका भी फायदा इंडिया को मिल जाएगा, क्योंकि शुल्क, जो आयात शुल्क है यूके की तरफ लगाया जाएगा वो कम हो जाएगा। तो ओबियसली बात है कि इसमें जो हमारे इंडिया है उसको प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी, वो भी इसमें आगे बढ़ करके आएगा। और देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो निर्यात करेंगे यूके को, और इनको जानना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट है, खाद्य तेल है, कपड़ा है, जूते हैं, समुद्री उत्पाद हैं, चमड़ा, खिलौने, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, वाहन कल ऊर्जा और इंजन और कार्बनिक रसायन जैसे क्षेत्रों को लाभ हुआ। इससे भारतीय किसानों, मछुआरों, श्रमिकों और एमएसएमई स्टार्टअप इनोवेटर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। देखो, इस एफटीए तो हुआ है तो दो देशों के बीच में, लेकिन इसका प्रभाव एक आम जन पे भी पड़ रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आम जन ही है, जो मछुआरे हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, एमएसएमई में काम करते हैं, वो आम लोग ही हैं। तो एफटीए से उनको पूरी प्रत्यक्ष रूप से उनको फायदा पहुंच रहा है। भारत में करीब 90% उत्पादों पर शुल्क में कमी के प्रावधान ब्रिटेन को भी लाभान्वित करेंगे, यानी कि हमारे 95% जो ब्रिटेन के हैं, 90% सॉरी, वो इंडिया में आएंगे और सस्ते होंगे। तो इसके भी 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पे आएंगे, इंडिया में आएंगे। और उनमें क्या क्या है, ब्रिटेन के लिए भारत में विस्की है, कार है, अन्य उत्पाद है, निर्यात करना आसान हो जाएगा। और एफटीए के साथ ही दोनों देशों ने दोहरे अंशदान समझौते, यानी कि सामाजिक सुरक्षा समझौते पर, इस पर भी हस्ताक्षर हुआ है, उस समझौते पे भी मुहर लगी है। तो ये जो जानना है ना, ये होता क्या है, इसके बारे में जानते हो कि दोहरे अंशदान समझौते या सामाजिक सुरक्षा समझौता क्या होता है, ये जानना जरूरी है इस आर्टिकल को समझने के लिए। ये दोहरे अंशदान समझौता और सामाजिक सुरक्षा वाला, इसको समझना जरूरी है। इसको समझते हैं चलो। यानी कि ये होते क्या हैं, दोहरे अंशदान और सामाजिक सुरक्षा समझौता, यानी कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस लाइन को पूरा करते हैं। इससे ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा भुगतान से 3 साल की छूट मिलेगी।
देखो इससे क्या होगा, इस किससे, यानी कि दोहरे अंशदान समझौते और सामाजिक सुरक्षा समझौते से, है ना, अगर ये होता है तो इससे ब्रिटेन में काम करने वाले जो भारतीय कर्मचारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा भुगतान से, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है, जैसे मान लो कि बीमा हो गया, पेंशन हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी योजना हो गई, अगर वो सुरक्षा लेनी है, अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति है वो भारत से ब्रिटेन जाता है, तो उसके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है और उसकी कम कीमत हॉस्पिटल में अदा करनी है, तो क्या करना पड़ता है कि जो यूके की जो पॉलिसी है कि आपको सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 3 साल के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ का लोग जाते हैं ना वहाँ पे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग कम प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन जब ये चीज़ 3 साल के लिए छूट मिल जाएगी ना तो लोग ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। इसको आगे भी चल करके देखेंगे। और इस करार से ब्रिटेन में न केवल कुशल पेशेवर श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि भारतीय सेवा प्रदाताओं को बहुआयामी वित्तीय लाभ भी होंगे। ये कैसे होंगे, बहुवित्तीय लाभ कैसे होंगे भारत, जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी, एक इन्फोसिस है, ये अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से कुछ 5% कर्मचारियों को यूके भेजना चाहते हैं, तो भाई इनके सामाजिक सुरक्षा भुगतान के लिए तो इस कंपनी को ही करना पड़ेगा ना। तो कंपनी मान लो कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है सामाजिक सुरक्षा योजना में, लेकिन अब ये सामाजिक सुरक्षा में इस छूट मिल जाए तो इनको क्या होगा, इनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि इनका वित्तीय लाभ होंगे। अब इसको समझ लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है। देखो एस ऐसे क्या है, यानी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। जब कोई भारतीय कर्मचारी जैसे यूके या जर्मनी में जाता है, काम करने जाता है, तो वहाँ की सरकार उसे अपने सामाजिक सुरक्षा फंड, जैसे कि पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, स्वास्थ्य बीमा में पैसे जमा करने को कहती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कुछ सालों में भारत लौट आता है तो उसे इन फंड से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 3 साल तक तो देता रहा। अब 3 साल के बाद उसको फायदा मिलने वाला है, लेकिन वो 3 साल से पहले ही भारत में लौट आया, तो वो जितने भी उसने पैसे दिए हैं 2 साल में, 2.5 साल में, तो वो तो उसके पास उसका कोई प्रॉफिट उसको मिलेगा नहीं। अब मान लो कि स्थिति है, कोई राकेश है यूके में 3 साल रहकर भारत वापस आ जाते हैं, तो पहले एसएसए के बिना, यानी कि विदाउट सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यूके में राकेश की सैलरी में हर महीने, सैलरी से हर महीने 30,000 यानी कि 300 पाउंड सामाजिक सुरक्षा फंड में करते थे। यानी कि वो जितना भी कमाता है तो उसका 30,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा फंड में चले जाते हैं। तो 3 साल में कितनी कटौती हो जाएगी, 3 साल में कितने, एक महीने, एक साल में कितने महीने होते 12, तो 3 साल में कितने होंगे 36, 36 को हम 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास बन करके आएगा, यानी कि 10,80,000, ये जो हमारे पास बन के आए। ठीक है। उसके बाद लेकिन राकेश जब भारत लौटे तो यूके सरकार से उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला, यानी पैसा डूब गया। वो 3 साल में आ गया तो उसको तो ये इसका तो कोई फायदा ही नहीं मिला, जबकि भारत में इस पैसे से बहुत कुछ किया जा सकता था। अब एसएसए के साथ, यानी कि विदाउट एसएसए, भारत और यूके के बीच एसएसए लागू हो जाते हैं तो राकेश को 3 साल तक यूके में कोई सामाजिक सुरक्षा कटौती नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि 10,80,000 रुपए ना उसको देना ही नहीं है। तो ये तो उसके, अब ये जो देना नहीं है तो ये प्रोत्साहन मिलेगा जो लोग यहाँ से जाते हैं। तो इससे लाभार्थी को देखो क्या क्या फायदा होगा। एक तो भारतीय कर्मचारी है, उसको ब्याज, सैलरी और पैसा डूबता नहीं है, यानी कि उसकी सैलरी जैसी है, सैलरी भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 10,80,000 रुपये से देने नहीं पड़ रहे हैं, पहले तो देने पड़ रहे थे, तो ज्यादा सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी और पैसा भी नहीं डूबेगा। दूसरी बात, भारतीय जो कंपनी है विदेश भेजने की लागत कम होती है, जैसे मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल दिया। तीसरी बात क्या है, विदेश में काम करे प्रोफेशनल्स हैं उनको फाइनेंशियली फायदा होगा, क्योंकि उनको ये पैसे 10,80,000 रुपये नहीं देने पड़ रहे हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये रियल नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए लिया है कि ऐसे ऐसे क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्री में जरूर पूछे जाते हैं, प्री में पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे क्या है, इसको थोड़े से बहुत ज्यादा घुमाएगा और फिर पूछेगा, लेकिन ये इसका बेसिक कोर है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को समझ लेंगे। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एफटीए और एसएसए समझ में आया होगा, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकते हैं एफटीए के लिए।
और इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट भी देख लीजिए कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है। जैसे एक भारत ने क्या किया है कि वाहन टैरिफ कटौती कर दी है, यानी कि जो वाहन यूके से आएंगे उनके लिए टैरिफ जो होता था उसमें कमी कर दिया। अब इसका नुकसान क्या होगा? कार आयात पर शुल्क को 100% से घटा करके 10% कर दी। यानी कि मान लो सपोज डैट कि कोई कार आनी है 100 रुपए की, तो पहले हम इस पे 100% क्या लगाते थे, टैरिफ लगाते थे, तो वो कितने की हो गई, 200 रुपए की हो गई वो कार। लेकिन अब हम कितने का कर दिए, 10% का उस पर टैरिफ लगा दिए। तो उससे क्या होगा, यानी कि 100 रुपए की तो वो कार है ही, और 10 रुपए, यानी कि वो कार हो जाएगी 110 रुपए की। तो पहले 200 रुपए की थी, अब 110 हो गई। अब देखो इससे क्या होगा। अब ओबियसली बात है कि जो कंपनियां यूके में रह करके, जो कंपनियां थी ना वो यूके में है। देखो दो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है। यूके है सपोज दैट, वो इसके पास दो ऑप्शन है। इसकी जो भी ब्रांड की कंपनी है जो कार बनाती है, वो अगर अगर टैरिफ कटौती नहीं होती तो उसको 200 रुपए की कार पड़ती, जब वो कहाँ बेचता, भारत में बेचता। ठीक है। तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं यूके में ही क्यों बनाऊं ये कार, ये चल के मैं इंडिया में बना लेता हूँ ना। इंडिया में बनाऊंगा तो ये 200 रुपए की कार मेरा ज्यादा ज्यादा 115 की पड़ जाएगी। तो भारत में तो फायदा ही होगा, और फायदा क्यों होगा, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। इसलिए यूके कंपनी क्या चाहेगी कि वो भारत में आकर के ही प्रोडक्शन करना चाहेगी, जब टैरिफ 100% था। अब सपोज दैट टैरिफ हमने 10% कर दिया इंडियन गवर्नमेंट, तो क्या होगा, जो यूके की कंपनी वो क्या सोचेगी, यार 110 रुपए की तो पड़ रही है, पहले 115 रुपए की पड़ रही थी जब हम भारत में थे, अब तो 110 रुपए की पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया में जाते ही नहीं, बनाएंगे हम यूके में ही और इंडिया में बेचेंगे। यानी कि वो कंपनी यहाँ आना नहीं चाहेंगे, वो प्रोत्साहित ही नहीं होंगे आने के लिए। तो ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, नौकरियों पे प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है, ये जो भारत का विनिर्माण क्षेत्र है, उस पर भी नुकसान होगा, क्योंकि कार का काफी योगदान होता है। तो समझ में आया होगा कि जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में करीब वाहन टैरिफ में 45% का योगदान है। लेकिन ये आंकड़ा याद नहीं रखना है, ये तो मैं इसको आपको नेगेटिव एस्पेक्ट समझाना था कि इस एफटीए का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। ओके। और इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं तो आप AFEIS पे डॉक्टर विजय जी अग्रवाल का एक डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं, आप वो इसी से संबंधित है। ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।